Greetings 12th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. From today's video we are going to start one new more chapter, that is 5th chapter of the book India since independence. Till now we have completed 4 chapters and I hope all those chapters are completely clear to all of you and you are able to understand the existing position of contemporary India. We have understood challenges of nation building. We have also seen era of one party dominance, right? Along with that we have seen the major developments in our country. Planned development we have seen, India's external relation we have seen. So in today's video, that chapter we are going to start, that is challenges to and restoration of the Congress system. अब हम इसमें रीड करेंगे कि कौन से चैलेंज थे और रिस्टोरेशन मतलब कांग्रेस को रिस्टोर करना था तो उसके सामने कौन कौन से चैलेंजेस थे. इट मीन्स बेसिकली टिल नाउ वी आर able to understand the major things, major policies under the guidance and leadership of Pandit Jawaharlal Nehru, right? But after the death of Pandit Jawaharlal Nehru, what will be the position of Congress party and what changes will occur in that particular party, and how did party try to overcome all those challenges. So all these major things we are going to discuss in this particular chapter. So before starting of the chapter, this is the picture which is shown to you. अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 2 बुल आपको दिख रहे हैं, पीसफुली हैप्पी हैप्पी दे आर गोइंग. यहाँ पर उनके फेस के एक्सप्रेशन यू आर एबल टू सी दे आर चेंज्ड, मतलब 1 ईयर 9 ईयर. उसके बाद ये क्या है, एक उस तरफ फेस किए खड़े, एक उस तरफ फेस किए खड़े, राइट? ये क्या है 17 ईयर. और उसके बाद 22 ईयर्स के बाद कैसे है कि एक दूसरे को दोनों मारने पर उतारू हैं. सो बेसिकली ये जो पिक्चर स्टार्टिंग में आपको गिवन है, ओरिजिनली द इलेक्शन सिंबल ऑफ द कांग्रेस वाज अ पेयर ऑफ बुलेट्स. दिस फेमस कार्टून depicts the changes within the Congress leading to a head-on confrontation in the 22nd year after independence. ये चीजें आपको यही दिखा रही हैं कि कांग्रेस का सिनेरियो कैसे कैसे बदलता जा रहा था. All these things मतलब पहले सबको साथ साथ लेकर चल रहे थे, है ना, पीसफुली चल रहे थे, फिर थोड़े चेंजेस आने शुरू हो गए, फिर अपोजिशन कहीं ना कहीं सेपरेट और स्प्लिट ये सारी चीज़ें होना शुरू हो गई, और फिर अभी कांग्रेस में ऐसी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई कि दूसरी कंट्री के लोगों के साथ भी इतना अच्छा रिलेशन मेंटेन नहीं रह पाया. ये चीज़ें कहीं ना कहीं शो हो रही हैं कि 22 ईयर्स के बाद कांग्रेस की एक्चुअल में पोजिशन क्या थी, राइट? एंड दिस टाइप ऑफ कार्टून्स एंड पिक्चर्स with the help of these things, the writer or painter always try to criticize. It's a best manner to criticize any policy, right? So in this chapter let us have the introductory look of the chapter, what we are going to study in this chapter. In chapter 2 we read about the emergence of the Congress system. Second chapter में हमने पढ़ा था era of one party dominance. अगर आपने किसने चैप्टर नहीं देखा, you can see whole playlist is given, you can see it easily. तो आपने वो चैप्टर स्टडी किया है कि कांग्रेस का इमर्जेंस कैसे हुआ, कांग्रेस एक पार्टी डोमिनेंस कैसे एस्टैब्लिश कर पाई. दिस सिस्टम वाज फर्स्ट चैलेंज ड्यूरिंग द 1960s, और इसको चैलेंज कब मिला, 1960s में, राइट? हम लोगों ने पढ़ा था ना 1967 में केरला में कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, राइट? सो एज पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन बिकेम मोर इंटेंस, द कांग्रेस फाउंड इट डिफिकल्ट टू रिटेन इट्स डोमिनेंस. और जैसे जैसे पॉलिटिकल कंपटीशन इंक्रीज होता चला गया वैसे वैसे क्या हुआ, वैसे वैसे कांग्रेस के लिए डिफिकल्ट होता चला गया डोमिनेंस करना. क्योंकि पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस. लेकिन जैसे ही क्या हुआ, लेकिन जैसे ही कांग्रेस ये ऐसे चैलेंजेस आते गए सामने, तो कांग्रेस के लिए लीड करना बहुत डिफिकल्ट हो गया, डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया. अब उसके बाद इट फेस चैलेंजेस फ्रॉम द अपोजिशन दैट वाज मोर पावरफुल एंड लेस डिवाइडेड देन बिफोर. और इसने क्या किया, इट फेस चैलेंजेस, कांग्रेस ने बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस किए. किससे, फ्रॉम द अपोजिशन दैट वाज मोर पावरफुल, है ना. तो कांग्रेस ने बहुत ज्यादा चैलेंजेस भी फेस किए, किससे, अपोजिशन से. अपोजिशन जो थी एंड दैट वाज मोर पावरफुल, जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई थी कुछ टाइम के बाद, एंड लेस डिवाइडेड देन बिफोर, और पहले की कंपैरिजन में कुछ ज्यादा मतलब कम डिवाइडेड थी, राइट? तो ये पोजीशन थी हमारी कंट्री की, राइट? आफ्टर दैट द कांग्रेस आल्सो फेस चैलेंजेस फ्रॉम विद इन एज द पार्टी कुड नो लॉन्गर अकोमोडेट ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस.
दूसरा क्या हुआ, दूसरा ये सिस्टम था कि देखो पहले तो प्रॉब्लम क्या हुई, पहली प्रॉब्लम ये हुई कि चैलेंज क्या था हमारी कंट्री के सामने, अपोजिशन का चैलेंज था। अपोजिशन का चैलेंज मतलब क्योंकि अपोजिशन क्या हो गया था, कहीं ना कहीं पहले की कंपैरिजन में ज्यादा यूनाइटेड थे और ज्यादा पावरफुल हो गए थे। और कांग्रेस क्या था, कांग्रेस ने चैलेंज फील किया किसकी वजह से, फ्रॉम विद इन एज द पार्टी कुड नो लॉन्गर अकोमोडेट ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस। देखो जब हम लोगों ने स्टार्टिंग वाले चैप्टर पढ़े तो हमने पूरी आइडियोलॉजी पढ़ी हमारी कंट्री की एंड स्पेसिफिकली कांग्रेस पार्टी की। आपने क्या पढ़ा, कांग्रेस वाज नोन एज अम्ब्रेला और यू कैन से रेनबो ऑर्गेनाइजेशन। याद आ रहा है आपको फर्स्ट चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा कि कांग्रेस को क्या कंसीडर कर रहे थे, रेनबो ऑर्गेनाइजेशन, राइट, गॉट इट। सो द कांग्रेस आल्सो फेस चैलेंजेस फ्रॉम विद इन एज द पार्टी कुड नो लॉन्गर अकोमोडेट ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस। लेकिन अब प्रॉब्लम आनी शुरू होगी क्योंकि देखो ये उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि पहले सभी के आइडियाज को साथ लेके चल रही हैं, सभी हैप्पी हैप्पी हैं, लेकिन यहां तक आते आते क्या हो गया, अकोमोडेशन टफ होना शुरू हो गया। अकोमोडेशन मतलब हाउ डू वी टैकल विद द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस स्पेसिफिकली, कि हम डिफरेंसेस को कैसे टैकल कर रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस के सामने क्या चैलेंज था, क्योंकि कांग्रेस अकोमोडेट कर ही नहीं पाई डिफरेंसेस के साथ। इन दिस चैप्टर वी पिक द स्टोरी फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट इन चैप्टर 2। जहां आप लोगों ने चैप्टर 2 में छोड़ दिया ना, उसके बाद हम लोगों ने डेवलपमेंट पढ़ना शुरू कर दिया था, है ना। तो जहां से हम लोगों ने सेकंड चैप्टर से छोड़ी थी उसी से हम यहाँ शुरू करने वाले हैं, है ना, जैसे किसी मूवी का चैप्टर 2 बनता है, राइट। तो इन द सेम थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड फेज आफ्टर कांग्रेस, आफ्टर द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस, यू कैन से कि डोमिनेंस के टाइम पीरियड के बाद फिर क्या हुआ। अब इस चैप्टर को रीड करने के बाद हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे एंड फॉर व्हाट वी आर रीडिंग दिस चैप्टर, व्हाट इज द इंटेंशन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द गोल टू रीड दिस पर्टिकुलर चैप्टर, कि आप इसको रीड करने के बाद क्या समझ जाओगे, हाउ द पॉलिटिकल ट्रांजिशन टुक प्लेस आफ्टर नेहरू। स्पेसिफिकली हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा चेंजेस हुए आफ्टर द डेथ ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनकी पॉलिसीज को हमने देखा कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारा इंपॉर्टेंस काफी इंक्रीज भी हुआ था, है ना। इंटरनेशनल लेवल पे हम ये दिखा पाने में भी एबल थे कि इंडिया नाम की भी कोई कंट्री एग्जिस्ट कर रही है वर्ल्ड में, है ना। तो हम क्या रीड करेंगे कि आफ्टर नेहरू व्हाट, कि क्या हमारी पॉलिटिक्स में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या ट्रांजिशन हुए। उसके अलावा डिस्क्राइब हाउ द अपोजिशन यूनिटी एंड द कांग्रेस स्प्लिट पोज्ड अ चैलेंज टू कांग्रेस डोमिनेंस। और इसके अलावा देखो आप लोगों ने यहाँ यही सिस्टम पढ़ा कि कांग्रेस ने ना चैलेंज क्यों फेस किया, क्योंकि अपोजिशन ना ज्यादा पावरफुल हो गया था और ये पहले के कंपैरिजन में कम डिवाइडेड था। अब क्या होना शुरू हो गया था, कहीं ना कहीं जो हमारा अपोजिशन था वो यूनाइट होना शुरू हुआ, राइट। लेकिन अब हम इस चैप्टर में क्या डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे अपोजिशन यूनाइट हो गया और कैसे कांग्रेस का स्प्लिट हुआ। स्प्लिट मतलब पार्टीशन, डिवीजन यू कैन से। और उस स्प्लिट की वजह से जो कांग्रेस थी उसके डोमिनेंस को चैलेंज कैसे मिला, वो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा हम एक्सप्लेन करने में एबल हो जाएंगे हाउ आ न्यू कांग्रेस लेड बाय इंदिरा गांधी ओवरकेम दीज चैलेंजेस। यानी कि अब इंदिरा गांधी जी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था ना कि स्प्लिट होने के बाद कांग्रेस को एक टाइप से खड़ा करना, फाउंडेशन प्रिपेयर करना। तो उस चैलेंज को इंदिरा गांधी ने कैसे टैकल किया। Analyze how new policies and ideologies facilitated the restoration of the Congress system। और कैसे नई पॉलिसीज और नई आइडियोलॉजी आई जिन्होंने हेल्प की एक टाइप से कांग्रेस सिस्टम के रिस्टोरेशन, मतलब उसको दोबारा से एस्टैब्लिश करने की। तो बेसिकली हम कांग्रेस के बारे में चीजें डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में और आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम फिर कैसे कैसे चेंज होता चला गया आफ्टर द डेथ ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, राइट। 1964 में उनकी डेथ हो गई थी 27 ऑफ मई। अब हम रीड करेंगे कि उसके बाद हमारी कंट्री में क्या क्या चेंजेस आए, राइट। सो चैप्टर इज चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। मतलब चैलेंजेस क्या क्या थे कांग्रेस सिस्टम के सामने और वो रिस्टोर कैसे हुई, फिर दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी, राइट। अब देखो सबसे पहले है चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन। सक्सेशन तो आप समझते होंगे ना, हियर सक्सेसर, वंशज, उत्तराधिकारी, है ना। तो वही चैलेंज था कांग्रेस के सामने पॉलिटिकल सक्सेशन का। अब ये क्या था, अब देखो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू पास्ड अवे इन मई 1964। ये वो ईयर था जिसमें जवाहरलाल नेहरू वाज पास्ड अवे। ही हैड बीन अनवेल फॉर more than a year. This had generated a lot of speculation about the usual question of succession।
अब देखो क्या, क्योंकि उनकी जो तबीयत थी वो लगभग 1 साल से ज्यादा टाइम से खराब चल रही थी, इसलिए जब उनकी हेल्थ इश्यू ज्यादा होना शुरू हो गए तो क्या हुआ, एक क्वेश्चन सबके माइंड में राइज हुआ, और वो क्वेश्चन क्या था, दैट वाज रिलेटेड टू सक्सेशन, राइट। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के बाद अब कौन होगा जो कांग्रेस में उनको रिप्लेस कर सकता है ना। तो आफ्टर नेहरू हु, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन, कि नेहरू के बाद कौन भाई, आखिर एक्चुअल में ऐसा कौन सा पर्सन होगा जो लीड कर सकता है कंट्री को, उसी एक टाइप से उसी डोमिनेंस के साथ। सो बट इन अ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री लाइक इंडिया, दिस सिचुएशन गेव राइज टू अ मोर सीरियस क्वेश्चन, आफ्टर नेहरू व्हाट, है ना। देखो हमारी कंट्री में क्वेश्चन वैसे होना कैसे चाहता है, जनरली यूजुअल क्वेश्चन कैसा होता है कि आफ्टर नेहरू हु, कौन लीड करेगा। बट हमारी कंट्री की कंडीशन ऐसी थी, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पोजीशन भी कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन चल रहे थे, अप डाउन चल रहे थे, है ना। तो हमारी कंट्री के सामने जो क्वेश्चन था वो ये था, व्हाट आफ्टर नेहरू, मतलब आफ्टर नेहरू व्हाट, नेहरू के बाद क्या होगा, राइट। ये क्वेश्चन था हमारी कंट्री के सामने सबसे बड़ा। फिर क्या हुआ, सेकेंड क्वेश्चन, द सेकेंड क्वेश्चन अरोज फ्रॉम द सीरियस डाउट्स दैट मैनी आउटसाइडर्स हैड अबाउट वेदर इंडियाज डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट विल सर्वाइव आफ्टर नेहरू। देखो पहला तो क्वेश्चन यही था कि एक तो हम लोगों ने सोचा कि नेहरू के बाद कौन बनेगा, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि नेहरू के बाद क्या, व्हाट विल हैपन इन आवर कंट्री। और दूसरा क्वेश्चन ये था, क्योंकि देखो नेहरू के नो डाउट कि उनकी जो लीडरशिप की क्वालिटी थी, वी विल हैव टू एक्सेप्ट कि कहीं ना कहीं लीडरशिप की बड़ी अच्छी जबरदस्त क्वालिटी उनके अंदर थी, राइट। इसी वजह से वी हैव अंडरस्टूड एंड वी हैव रिपीटेड अगेन एंड अगेन कि उन्होंने विदाउट दैट मच ऑफ रिसोर्सेज हम एबल थे डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने में, इंटरनेशनल लेवल पे अपनी बहुत अच्छी इमेज बनाने में, राइट। तो लेकिन फिर क्या हुआ, जो इससे भी सीरियस क्वेश्चन था वो यही था कि क्योंकि देखो नेहरू के अंदर क्या क्वालिटी थी, डिफरेंसेस को साथ लेके चलने की, है ना। हमने पढ़ा था ना कि उस टाइम पे जो कांग्रेस का सिस्टम था अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो कैसा सिस्टम था कि अगर आप कांग्रेस के अंदर हो और फिर भी आप डिफरेंट आइडियोलॉजी रखते हो तो आपके आइडियाज को रिस्पेक्ट मिलेगा, है ना। अगर याद आ रहा हो आपको, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में हमने पढ़ा था। लेकिन अब लोगों के माइंड में क्या डाउट चल रहा था, अब लोगों के माइंड में यही डाउट था कि क्या इंडिया में डेमोक्रेसी सर्वाइव कर पाएगी आफ्टर नेहरू। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि उन्होंने देखो उनकी स्टेटमेंट है ना, यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी, तो उन्होंने उस डाइवर्सिटी को एज अ टूल, एज अ पावरफुल टूल यूज किया फॉर यूनिटी। लेकिन क्या और किसी लीडर में इतनी क्वालिटी है कि वो उस डिफरेंस को, उस डाइवर्सिटी को एज अ टूल यूज कर सके, ताकि वो कंट्री के लिए उसको ब्यूटिफाई करने का वर्क करे, ना कि उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करने का, है ना। सो इंडिया टू वुड नॉट बी एबल टू मैनेज डेमोक्रेटिक सक्सेशन, क्योंकि यही दिमाग में चल रहा था कि इंडिया भाई और तो चीजें छोड़ो, डेमोक्रेसी सस्टेन नहीं कर पाएगी। A failure to do so, it was feared, could lead to a political role for the army। और अगर ऐसा होता है तो हमारे दिमाग में भी क्या चल रहा था कि कहीं ना कहीं आर्मी कंट्रोल कर सकती है। याद आ रहा है कारगिल वाला, जो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने स्टडी किया था। क्या स्टडी किया था कि क्योंकि पीएम की पोजीशन को कहीं ना कहीं क्या था, पीएम को डार्कनेस में रखा गया था। और क्यों ऐसा हुआ था, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वहां पे सीक्रेटली मिलिट्री कहीं ना कहीं कंट्रोल एस्टैब्लिश कर रही थी। और उसके बाद परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, कंट्रोल करते करते क्या किया, एक टाइप से कंप्लीटली मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश कर दिया पाकिस्तान में, है ना। तो अब यही फियर हमारे दिमाग में भी था कि कहीं ना कहीं जो हमारी कंट्री की पॉलिटिकल पोजीशन होगी वो कहीं मिलिट्री के रोल के लिए उसको एक टाइप से ना उकसा दे, ये फियर भी था हमारे दिमाग में। Besides, there were doubts if the new leadership would be able to handle the multiple crises that awaited a solution। देखो हमने क्या अभी तक बहुत सारे चैलेंजेस डिस्कस किए, है ना। जैसे ही फ्री हुए हमारा पार्टीशन हो गया, राइट। उस पार्टीशन से हमने ओवरकम नहीं किया तो चाइना ने अटैक कर दिया, फिर पाकिस्तान का अटैक हो गया, है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं फिर क्या होना शुरू हो गया, पाकिस्तान के पार्टीशन की वजह से बांग्लादेश बन गया, जिसमें इंडिया का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन यू कैन से, राइट। तो यही सारी चीजें चल रही थी हमारी कंट्री में। तो उस टाइम जब 1964 तक क्या था, बेसिकली चाइना के साथ वॉर, राइट। चाइना के साथ वॉर हुआ और हमारी इकोनॉमी वो कहीं ना कहीं ऐसी पोजीशन में थी जो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, राइट। तो अब हमारे दिमाग में ये डाउट भी था कि क्या
ऐसी कोई लीडरशिप है हमारी कंट्री में, जो नई लीडरशिप आएगी क्या वो टैकल करेगी मल्टीपल क्राइसिस को, जो एक साथ इतने सारे क्राइसिस चल रहे हैं। कहीं हमें रिफ्यूजीज को प्लेस देना है, कहीं हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, कहीं हमें 5 ईयर प्लान्स चलाने हैं, है ना, कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है कंट्री में, कहीं लोगों को ऑक्यूपेशन प्रोवाइड करवाना है और उसके साथ डेमोक्रेसी को मेंटेन करके रखना है। तो मतलब मल्टीपल क्राइसिस हैं, तो क्या ऐसी कोई लीडरशिप होगी जो इन सारे के सारे मल्टीपल क्राइसिस को हैंडल करेगी, जो बहुत टाइम से अवेटेड हैं, राइट। द 1960s was labeled as dangerous decade when unresolved problems like poverty, inequality, communal and regional division etc. could lead to a failure of the democratic project और इवन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। क्योंकि उस टाइम पीरियड को देखो, अब आपसे देखो एमसीक्यू में हो सकता है यही पूछ लिया जाए कि कौन से डिकेड को डेंजरस डिकेड बोला जाता है अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिया, है ना। तो 1960s को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उस टाइम पे हमारी कंट्री में एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम थी जो अनरिजॉल्व थी, पॉवर्टी थी, इनइक्वालिटी थी, कम्युनल रेयॉट्स थे, रीजनल डिवीजन था, ये सारी चीजें थी। और जिसने क्या कर दिया, हमारी कंट्री का कहीं ना कहीं ऐसा भी लोगों के माइंड में फियर था कि डिसइंटीग्रेशन भी हो सकता है, राइट। अब देखो फिर क्या था, लेकिन अब इस सारी की सारी पोजीशन को हैंडल करने के लिए एक लीडरशिप आने वाली है, दैट इज लाल बहादुर शास्त्री, जो जाने जाते अपनी पीस की वजह से, राइट, अपनी ट्रूथफुलनेस की वजह से, अपनी पॉलिसीज की वजह से भी, राइट। हालांकि इनका टाइम पीरियड छोटा रहा, बट इवन देन इन्होंने जितने भी वर्क किए दे आर अप्रिशिएबल, राइट। तो अब नेहरू टू शास्त्री क्या क्या चेंजेस आए हमारी कंट्री में। अब देखो क्या हुआ, ये सारी प्रॉब्लम्स तो थी और उन प्रॉब्लम्स के सामने हमें क्या करना था, कांग्रेस की लीडरशिप देनी थी, है ना। सो अब देखो, द ईज विद विच द सक्सेशन आफ्टर नेहरू टुक प्लेस प्रूव्ड ऑल द क्रिटिक्स रॉन्ग। अब हम लोगों के दिमाग में ही चल रहा था ना, क्या हम डेमोक्रेसी के साथ सस्टेन कर पाएंगे, क्या हम इतनी सारी अवेटेड प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे पाएंगे। तो ये सारे के सारे जो हमारे माइंड में डाउट्स थे ना, वो सारे के सारे रॉन्ग प्रूव हुए। क्यों? When the Nehru passed away, K. Kamaraj, the president of the Congress party, consulted party leaders and Congress member of parliament and found that there was a consensus in favor of लाल बहादुर शास्त्री। देखो के कामराज, अब बाद में जाके इस पर्सन का नेम याद रखना, एक ग्रुप बनेगा कांग्रेस में, सिंडिकेट, ठीक है। तो के कामराज अब ये उस टाइम पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। अब इन्होंने क्या फाइंड आउट किया, फॉर बीइंग द प्रेसिडेंट ही वाज हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक ऑल द थिंग्स। अब उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो हमारी कांग्रेस पार्टी उसकी एक्चुअल में पोजीशन क्या है, हु इज द लीडर हुम द पीपल कैन ट्रस्ट, हु इज द लीडर हुम कैन ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ कांग्रेस दे कैन ट्रस्ट। तब उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसा नेम है जिस पर सभी कहीं ना कहीं एग्री हो रहे हैं, अग्री करते हैं। So he was unanimously chosen as the leader of the Congress parliamentary party and thus became the country's next prime minister। तो वो ऐसे लीडर थे जिनको बिना किसी एक टाइप से कॉन्ट्राडिक्शन के चुन लिया गया, मतलब सभी इनके फेवर में थे कि इन्होंने किसी ने अपोज नहीं किया, एक टाइप से ऐसे लीडर, ऐसी छवि वाले लीडर थे। तो शास्त्री was a non-controversial leader from उत्तर प्रदेश who had been a minister in Nehru's cabinet for many years। ये वो पर्सन है जो बिल्कुल नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सन है। और देखो इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन, इतने एज आई टोल्ड यू जिनको उनकी ट्रूथफुलनेस के लिए जाना जाता है। एक जब फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था, सो ही वाज आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन फ्रीडम स्ट्रगल, राइट। क्योंकि हमारी कंट्री में बाद में वही लोग हमारी कंट्री के लीडर्स बने जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो इनको भी, हमने सब हमारे लीडर्स को बहुत को जेल में जाना पड़ा, एंड लाल बहादुर शास्त्री वाज आल्सो वन आउट ऑफ देम। लेकिन क्या हुआ कि जब ये जेल में थे तो बिकॉज ऑफ समथिंग उनकी डॉटर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, राइट। और इनकी डॉटर की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई, मतलब कि मरने की हालत वाली हो गई। तो इनको क्या मिला, इनको एक टाइप से ब्रिटिशर्स ने कुछ पीटी शो करके, दया शो करके इनको बोल दिया कि भाई आप अपनी डॉटर का ट्रीटमेंट करवा लो। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वापस आते हैं ना तो इनकी डॉटर की डेथ हो जाती है। लेकिन इनकी ट्रूथफुलनेस देखो, ब्रिटिशर्स ने इनको फ्री किया था, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि मैं जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आया था, जिस गोल के लिए मैं घर आया था, वो गोल ही नहीं बचा। तो इन्होंने खुद जाके दोबारा से सरेंडर कर दिया था। उस टाइप की ट्रूथफुलनेस की एग्जाम्पल है लाल बहादुर शास्त्री, एंड वी शुड बी प्राउड कि ये हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, राइट। सो अब देखो, ये वो ऐसे नॉन कंट्रोवर्शियल लीडर रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर, जो मिनिस्टर थे नेहरू की कैबिनेट में मैनी ईयर्स तक।
नेहरू हैड कम टू डिपेंड अ लॉट ऑन हिम इन हिज लास्ट ईयर, और अपने लास्ट ईयर में नेहरू उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड भी रहे थे। और उनको वो जो फेमस है, किस चीज के लिए फेमस है? ही वॉज नॉन फॉर हिज सिंप्लिसिटी एंड हिज कमिटमेंट टू प्रिंसिपल्स, मतलब अपने रूल्स के बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं कमिटेड थे अपने रूल्स के टुवर्ड्स। अर्लियर ही हैड रिजाइन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेलवे मिनिस्टर एक्सेप्टिंग मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ मेजर रेलवे एक्सीडेंट। और देखो इतने रिस्पॉन्सिबल, एक तो अपने प्रिंसिपल्स के लिए इतने रिस्पॉन्सिबल, दूसरा अपनी पोजीशन के लिए इतने ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कि वो रेलवे मिनिस्टर थे, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, रेलवे का एक्सीडेंट हो गया। अब देखो हमने क्या, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, एक होती है, क्या होती है आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, और एक होती है ग्रुप में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको बोलते हैं, है ना। मतलब फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्टी आपकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन अगर आप मिनिस्टर हो तो आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है टुवर्ड्स योर मिनिस्ट्री। लेकिन उनके टाइम पीरियड में क्या हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पीरियड में, जब वो रेलवे मिनिस्टर थे, तो उनके टाइम पीरियड में एक्सीडेंट हो गया रेलवे का। अब देखो वो कितने ज्यादा डेडिकेटेड थे कि उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि मेरी वजह से रेलवे एक्सीडेंट हुआ है, मतलब मेरी केयरलेसनेस की वजह से, और उन्होंने रिजाइन कर दिया। मतलब ऐसे लीडर्स भी रहे हैं हमारी कंट्री में, है ना। आज के टाइम पे हम लोग क्या देखते हैं कि अगर गलती है तो भी नहीं मानते, लेकिन इन्होंने इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। दैट काइंड ऑफ लीडरशिप वाज लाल बहादुर शास्त्री, राइट। शास्त्री वाज द कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 1964 टू 1966। अब देखो हालांकि इनका टाइम पीरियड बहुत थोड़ा रहा, कम रहा। ड्यूरिंग शास्त्रीज ब्रीफ प्राइम मिनिस्टरशिप द कंट्री फेस 2 मेजर चैलेंजेस, लेकिन इसमें भी उन्होंने बड़े चैलेंजेस फेस किए, राइट, क्योंकि देखो 1965 का तो पूरा सिनेरियो आप पढ़ ही चुके हो, पाकिस्तान के साथ वॉर, है ना। तो अब देखो क्या चैलेंजेस थे। व्हाइल इंडिया वाज स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस ऑफ द वॉर विद चाइना, फेल्ड मॉनसून, ड्रॉट एंड सीरियस फूड क्राइसिस प्रेजेंटेड अ ग्रेव चैलेंज। अब देखो एक तरफ क्या हो रहा है, वॉर चल रहा था, किसके साथ? चाइना के साथ। उस वॉर को भी हम टैकल ही नहीं कर पाए हैं कि फिर क्या हो गया, दूसरी चीजें क्या हो गई कि मॉनसून फेल हो गया। मॉनसून फेल हुआ, और मॉनसून फेल होने का मतलब हमारी कंट्री में ना बेसिकली क्या बोला जाता है, उस टाइम पीरियड तक, आज तो हालांकि बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो चुके हैं, बट उस टाइम पीरियड में बोला जाता था दैट इंडियन एग्रीकल्चर इज अ गैम्बल विद मॉनसून, मतलब जुआ है। कैसे कि अगर मॉनसून अच्छा हुआ तो आपकी क्रॉप अच्छी हो जाएगी, लेकिन अगर मॉनसून खराब हुआ तो आपकी पूरी की पूरी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो सकती है, राइट। अब देखो क्या था, तो उसी टाइम पीरियड में जब हमारा वॉर चला था चाइना के साथ, सेम टाइम पीरियड पे क्या हुआ, मॉनसून फेल हो गया। और जैसे ही मॉनसून फेल हुआ तो मतलब डेफिनेटली बात है कि हमारी क्रॉप डिस्ट्रॉय होंगी। तो और जब क्रॉप ही नहीं बचेंगे तो क्या होगा, खाएंगे क्या, है ना। एज वी हैव ऑलरेडी सीन कि उस टाइम तक हम इंडिपेंडेंट नहीं थे ग्रेन्स के मामले में, और जो हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं उसमें भी फूड क्राइसिस जनरेट हो गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, फूड की शॉर्टेज की वजह से ग्रेव चैलेंज, मतलब स्टारवेशन वाली सिचुएशन थी कि लोग भूख से मर सकते हैं, ऐसी पोजीशन। एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर द कंट्री आल्सो फेस्ड अ वॉर विद पाकिस्तान, है ना। मतलब देखो 1962 की चीजों से हम उभरे नहीं है, तो मॉनसून फेल हो गया और उसके बीच में पाकिस्तान के साथ वॉर हो गया। अब लेकिन देखो उन्होंने फिर भी ही डिड नॉट लूज होप, उन्होंने फिर भी लोगों के माइंड में, क्योंकि देखो मोटिवेशन की जरूरत होती है, राइट। तो मतलब उन्होंने देखो क्या बोला, शास्त्री फेमस स्लोगन जय जवान जय किसान, मतलब दो ये ऐसे पिलर हैं कंट्री के जिनको इंपॉर्टेंस दिया उन्होंने कि जवान भी, क्योंकि देखो एक तरफ मिलिट्री की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी कंट्री में और एक तरफ फूड क्राइसिस थे, तो दोनों को आप टैकल कैसे करोगे। उन्होंने क्या स्लोगन दिया, कैसे मोटिवेट किया, जय जवान जय किसान, है ना। तो मतलब इसने क्या सिंबलाइज किया, कंट्री रिजोल्व टू फेस बोथ दीज चैलेंजेस, मतलब कि कंट्री इन दोनों पिलर्स की वजह से क्या करेगी, सारे के सारे प्रॉब्लम्स को टैकल करेगी, सारे के सारे चैलेंजेस को फेस कर लेगी। क्योंकि हमारी मिलिट्री अगर स्ट्रांग है तो बाउंड्री प्रोटेक्टेड है, अगर हमारा किसान स्ट्रांग है तो हमारी कंट्री की जो फूड सिक्योरिटी है वो स्ट्रांग है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों के माइंड में क्या कर दिया, कंप्लीट मोटिवेशन फील कर दिया, राइट। उसके बाद फिर क्या हुआ, शास्त्रीज प्राइम मिनिस्टरशिप केम टू एन अब्रप्ट and on 10th of Jan 1966 when he suddenly expired in Tashkent। हालांकि देखो क्या बोला जाता है कि उनका ना दिल का दौरा पड़ने की वजह से डेथ हुई थी, लेकिन आज तक भी उस पर ना कुछ कॉन्ट्रडिक्शन ही चलते हैं। क्योंकि देखो क्या हुआ था, जिस टाइम पे वो ताशकंद में गए थे, तो ताशकंद हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, क्यों गए थे वो ताशकंद में, याद आ रहा है आपको, क्यों गए थे, क्योंकि वहां पर हमारे और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद एग्रीमेंट होना था 65 के वॉर के बाद, राइट।
तो अब देखो क्या, और उसमें यूएसएसआर ने उज्बेकिस्तान में कहीं ना कहीं क्या किया था, यूएसएसआर ने मीडिएटर का वर्क किया था, है ना। लेकिन वहां पर क्या हुआ, वहां पर उनका दिल का दौरा पड़ने की वजह से डेथ हो जाती है, जिस पर आज तक भी कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें चलती हैं कि वो कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश थी। अब देखो फिर क्या हुआ, दान इन यूएसएसआर एंड करंटली द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान, उस टाइम पे यूएसएसआर का पार्ट था, राइट। आज कैपिटल है उज्बेकिस्तान की, कौन सा प्लेस, ताशकंद। He was there to discuss and sign an agreement with Mohammad Ayub Khan, the then president of Pakistan, to end the war. जो 1965 का वॉर हमारी दोनों कंट्रीज के बीच में चल रहा था, तो उसको ओवर करने के लिए वो बातचीत करने गए थे, नेगोशिएट करने गए थे, एग्रीमेंट साइन करने गए थे, किसके साथ, मोहम्मद अयूब खान के साथ, राइट। तो यहां पर ऐसे ट्रूथफुल पर्सन का, ऐसे प्रिंसिपल्स को होल्ड करके रखने वाले पर्सन का टाइम पीरियड एंड हो जाता है, राइट। अब देखो यहां इंट्रोडक्शन आपको गिवन है, 1904 टू 1966 इनका टाइम पीरियड है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पार्टिसिपेटेड इन फ्रीडम मूवमेंट सिंस 1930, राइट। उसके बाद क्या हुआ, मिनिस्टर इन यूपी कैबिनेट, जनरल सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस, मिनिस्टर इन लॉ कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट फ्रॉम 1951 to 1956 when he resigned taking the responsibility of the railway accident, and later from 1957 to 1964 coined the famous slogan जय जवान जय किसान। मतलब कहीं ना कहीं कंट्री में इंपॉर्टेंट पोजीशन को होल्ड करते हुए, अपनी सीरियसनेस शो करते हुए टुवर्ड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलोंग विद दैट कंट्री के ग्रुप्स को मोटिवेट करते हुए ही कंप्लीटेड हिज टाइम पीरियड। सो दिस वाज ऑल अबाउट लाल बहादुर शास्त्री। तो अभी तक आप लोगों को क्या समझ आया कि कंट्री के सामने कुछ प्रॉब्लम्स थी, चैलेंजेस थे, स्पेसिफिकली कांग्रेस के सामने, है ना, कि हम कैसे टैकल करने वाले इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को। लेकिन हम लोगों ने विद द ग्रेट लीडरशिप ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, हम लोगों ने इन प्रॉब्लम्स को टैकल मतलब बहुत अच्छे हद तक किया, है ना, लोगों को मोटिवेट भी किया। बट इवन देन ये सिस्टम भी ज्यादा टाइम तक स्टे नहीं कर पाया, क्योंकि 2 years के बाद ही क्या हो जाता है, लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो जाती है। अगेन द सेम क्वेश्चन विल बी देयर, है ना, अर्थ इज राउंड, मतलब दोबारा से आप जहां से शुरू किया था वहीं पे आकर खड़े हो। नाउ हु आफ्टर शास्त्री और व्हाट आफ्टर शास्त्री। अब इसके बाद क्या होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी के डेथ के बाद कांग्रेस का सिस्टम क्या होगा, कौन लीड करेगा, ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप टिल हियर एवरीथिंग इज completely clear to all of you, but till then if you are having any kind of doubt and query, feel free to ask your question and doubts in comment section. We will meet in next video. Till then, keep studying, keep revising and keep learning, and also stay connected. Thank you. Thanks a lot.